हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप। यानी कि हमारे पास एक सर्कुलर लूप है जिसमें कि करंट फ्लो कर रहा है और इस सर्कुलर लूप की जो एक्सिस है, ठीक है, जैसे अगर हम इस करंट लूप की बात करें, इसकी एक्सिस, ठीक है, इसके सेंटर से पास होती हुई ऐसी लाइन, तो ये कौन सी एक्सिस हम लोग ले रहे हैं? एक्स एक्सिस मान के चल रहे हैं कि इसके सेंटर से ऐसे पास हो रही है। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड इसकी एक्सिस में बताना है। अब इसकी एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पर भी हम फाइंड कर सकते हैं, या इस जगह पर फाइंड कर सकते हैं, इस जगह पर या इस जगह पर, कहीं पर भी हम लोग ले सकते हैं। तो इस पे एक हम लोग जनरल पॉइंट मानेंगे P इस एक्सिस में, और फिर फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी उस पॉइंट में इस सर्कुलर करंट लूप के एक्सिस में। क्लियर? इसको निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे बायट-सवर्ट लॉ, जहां पर बायट-सवर्ट लॉ बताता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक वायर है और उस वायर में एक छोटा सा एलिमेंट है, ठीक है, डीएल, ठीक है, जिसकी लेंथ डीएल है और उस पर करंट आई फ्लो हो रहा है। तो इस करंट एलिमेंट की वजह से अगर किसी पी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड बतानी है तो बायट-सवर्ट लॉ का यूज करके हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हैं। तो बस हमें बायट-सवर्ट लॉ का ये एक एप्लीकेशन ही है, तो उसका हम लोग को डेरिवेशन देखना है कि किस तरीके से इसका जो एक्सप्रेशन है वो निकलकर आता है और कौन कौन सी चीजें हैं जिसको कि हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके पूरे इवैल्यूएशन में हम लोग क्या करेंगे कि ये जो सर्कुलर करंट लूप है, ये देख रहे हैं, ये ऐसा सर्कुलर करंट लूप है। सबसे पहले हम लोग ये मानेंगे कि ये जो सर्कुलर करंट लूप है, इसमें जो करंट की वैल्यू है वो स्टेडी है। ठीक है, स्टेडी है मतलब कि उसकी वैल्यू फिक्स्ड है, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है करंट की। दूसरा, इसको हमें इसकी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए इसमें जो छोटे छोटे एलिमेंट्स डीएल कंसीडर करेंगे, इनका हम लोग सम अप करेंगे। ठीक है, फाइनली हम लोग जाकर क्या करेंगे? सम अप करेंगे। छोटे छोटे इस पे पहले डीएल एलिमेंट्स कंसीडर करेंगे, इधर 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 इधर, इस तरह करते करते पूरे वायर पे एक छोटे छोटे एलिमेंट्स कंसीडर करेंगे और उनकी वजह से इस पी पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी उन सबको सम अप कर देंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही जैसे कि हम लोग एक वायर ले रहे थे किसी भी शेप की और उस पे एक छोटा सा एलिमेंट मान ले रहे थे, वो था डीएल, और उस पे करंट था तो करंट आइडियल। इसकी वजह से यहां पर इस पी पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है उन लोगों ने बायट-सवर्ट लॉ से निकाला। अब अगर पूरे वायर से कह देते तो हम हर जगह की मैग्नेटिक फील्ड जो कि इस पी पॉइंट पर होती उसको सम अप कर देते, यानी कि इधर एक करंट एलिमेंट और मानते और उसकी वजह से इस पी पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है वो देखते, इधर कितनी है वो देखते, ठीक है, इसकी वजह से कितनी है इस पी पॉइंट पर वो देखते। अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करती है तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग यहाँ पर निकालते हैं वो इन सब का सुपरपोजिशन होता है, ये तीनों मैग्नेटिक फील्ड का। तो इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि इसमें किस तरीके से इन सब हमें जो कैलकुलेशन है, डेरिवेशन है, उसको करना है। और ये जो पूरा सेटअप है ना, ये हम लोग मान कर चल रहे हैं कि पूरा रखा हुआ है फ्री स्पेस पे, यानी कि किसी भी तरीके का यहाँ पर मीडियम मौजूद नहीं है, पूरा का पूरा है किस पे? वैक्यूम पे। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को एक लूप कंसीडर करना है जो कि रखा हुआ है YZ प्लेन में। तो देखिए, ये जो XYZ ये दिखाई दे रहा है, X, Y और Z, ये तीन एक्सिस है। तो इन तीन एक्सिस की वजह से हमारे यहाँ पर प्लेन फॉर्म होंगे। एक तो YZ प्लेन, यानी कि कुछ इस तरीके का, ये जो प्लेन ऐसा दिख रहा है ना, ये प्लेन, ये Z वाला पीछे भी जाएगा और Y ऐसे करके ये पूरा प्लेन ऐसे बना हुआ है। ठीक, यहां तक ऐसा समझ पे आ रहा है? ये प्लेन बना हुआ है ऐसा। इसी तरीके से ये तो हो गया YZ प्लेन। इसी तरीके से यहां पर हमारे पास है एक XY प्लेन, ठीक है, इसी तरीके से है एक XZ प्लेन। तो ये जो प्लेन है, ये समझ पे आ रहा है ना क्या मतलब है इसका? अब अगर ये समझ पे आ गया है तो YZ प्लेन में रखी हुई है हम लोग का एक सर्कुलर लूप जिसमें कि करंट फ्लो कर रहा है और वो करंट कैसा है? स्टेडी है, ठीक है, उसकी वैल्यू फिक्स्ड है।
ये जो सर्कुलर करंट लूप है इसका रेडियस है r, तो हम लोग ने एक यहां पर इसका रेडियस r ऐसा बना दिया, और ये r यानी कि कैपिटल R लेकर हम लोग चल रहे हैं। तो यानी कि जो r है ना, ये रेडियस r ये कांस्टेंट है, ठीक है। इसकी जो रेडियस है इस सर्कुलर करंट लूप की वो कांस्टेंट है। क्लियर। उसके बाद हमें मैग्नेटिक फील्ड इसकी एक्सिस पे फाइंड करना था ना, तो हम लोग ने सबसे पहले सर्कुलर लूप लिया जिसमें कि करंट I फ्लो कर रहा है, और इस सर्कुलर लूप की रेडियस r है और ये रखा हुआ है YZ प्लेन में। अब हमें इसकी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, तो सबसे पहले इसकी हम लोग एक्सिस देखेंगे। तो ये जो x एक्सिस है यही इसकी एक्सिस है, ठीक है। इस सर्कुलर लूप की एक्सिस x एक्सिस पे कोइंसाइड कर रही है, तो हम लोग ये डायरेक्ट मान सकते हैं कि जो लूप है उसकी एक्सिस x एक्सिस ही है, ठीक है। तो यही है कि द x एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ द लूप। यहां पर x एक्सिस इस कोऑर्डिनेट सिस्टम की और इस लूप की जो एक्सिस है वो दोनों कोइंसाइड कर रही हैं। एक्सिस का मतलब है जैसे कि साइकिल का पहिया होता है ना, जिस लाइन के अबाउट वो रोटेट कर रहा होता है, एक्सल होता है ना, एक्सल, सेम उसी तरीके से अगर ये साइकिल का पहिया है जो कि YZ प्लेन में रखा है, तो इसका एक्सल से पास होने वाली जो लाइन है वही उसकी एक्सिस है। तो यहां पर x एक्सिस ही पास हो रही है, उसी के लिए हम लोग ने उसको कह दिया कि x एक्सिस ही एक्सिस है इस सर्कुलर करंट लूप की। क्लियर। यहां तक हम लोग पहुंच गए। अब बढ़ते हैं आगे। तो हम लोग ने ये एक पॉइंट माना P इस एक्सिस में, ठीक है, एक पॉइंट माना P इस x एक्सिस पे, जो कि है इस करंट एलिमेंट से r डिस्टेंस पे। देखो हम लोग ने सेंटर से क्यों नहीं डिस्टेंस देखा, क्योंकि बायोट-सवर्ट लॉ को अगर रिकॉल किया जाए तो बायोट-सवर्ट लॉ में होता है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और इधर होता है I dl साइन थीटा, ठीक है, आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये होता है। यानी कि इस dl की वजह से ये जो यहां पर dl है और उसके साथ जब करंट का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो करंट एलिमेंट, इस करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो इस करंट एलिमेंट से यहां पर एक ऐसा हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाएंगे जो कि होगा हमारा r, ठीक है। ये वाला r हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, स्मॉल r। यहां तक क्लियर। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि इस dl की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। क्लियर। तो ये हमारी निकल कर आएगी राइट हैंड, जो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए रूल था हम लोग के पास, ठीक है। क्योंकि देखो बायोट-सवर्ट लॉ को अगर इसको हम लोग लिखें, इधर वेक्टर है तो इसको भी प्रॉपरली हम लोग को इधर वेक्टर पे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये आया अब इसका प्रॉपर फॉर्म, ये यहां पर r क्यूब हो जाएगा नीचे, ये वेक्टर फॉर्म पे है। यानी कि dl क्रॉस r जब यहां पर करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से इसको समझिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस dl और इस रेडियस वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगी। तो एक प्लेन और कंसीडर करिए, एक और सोचिए, ठीक है, इमेजिन करिए एक प्लेन है जो कि कुछ ऐसा रखा हुआ है, टेढ़ा टेढ़ा, समझ रहे हैं, कुछ ऐसा रखा हुआ है, ऐसा, और इसी प्लेन में यहां पर है इधर ऐसे एक dl और इधर है r। तो इस पॉइंट पर, इस P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, और ये जो प्लेन है हम लोग का ये कुछ ऐसा है, ठीक है, प्लेन ऐसा है। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होगी, देखो वो ये होगी, ठीक है, ये, ठीक है। ये कैसे निकल कर आया, dl क्रॉस r। तो dl की तरफ जब आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को रखेंगे और r की तरफ जब उन फिंगर्स को घुमा देंगे तो थंब जो होगा आपका वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा। तो dl क्रॉस r जब किया तो इस डायरेक्शन पे हम लोग का थंब पॉइंट आउट कर रहा होगा, और इस प्लेन के ये परपेंडिकुलर है। यहां तक बात समझ पे आई। इसी चीज को हम लोग ने ये प्लेन ना बनाकर यहां पर इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है कि ये dl
क्रॉस आर करने से ये मैग्नेटिक फील्ड इधर डीबी है। ठीक है, अब देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ इस एलिमेंट की वजह से दिखाई जा रही है, डीबी। ठीक है, डीबी इस एलिमेंट की वजह से है। अब क्योंकि हमें इसको सर्कुलर करंट लूप से रिलेट करते हुए बताना है, तो हम इस जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको कंपोनेंट्स पे ब्रेक कर देंगे। कैसे ब्रेक करेंगे अब वो देखिए। हम लोग अब ये जो सर्कुलर करंट लूप है उसके सेंटर से देखेंगे कि ये पॉइंट कितनी दूरी पर है, तो उसको हम लोग मान लेंगे कि x डिस्टेंस पे है। कितने डिस्टेंस पे है? x डिस्टेंस पे है। क्लियर यहां तक? तो ये जो x है वो है इस सर्कुलर करंट लूप के सेंटर से इस p पॉइंट की डिस्टेंस, और ये जो r डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, ये इस करंट एलिमेंट से इस p पॉइंट की डिस्टेंस थी। दोनों x और r में डिफरेंस है। यहां तक क्लियर? अब देखिए, एक एंगल हम लोग ने कंसीडर किया इस एक्सिस के साथ। ठीक है, इस एक्सिस के साथ एक एंगल कंसीडर किया थीटा। ठीक है, ये थीटा ऐसे कंसीडर किया। तो इस मैग्नेटिक फील्ड डीबी का एक्स एक्सिस पे जो कंपोनेंट होगा उसको नाम दे दिया गया डीबी एक्स। क्या नाम दे दिया गया? डीबी एक्स। क्या नाम दे दिया गया? डीबी एक्स। ठीक है, ये लिखा हुआ है डीबी एक्स। तो ये किधर हो गया? एक्सिस की डायरेक्शन में एक कंपोनेंट हो गया, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक कंपोनेंट इधर हो गया, यानी कि इसके दो कंपोनेंट्स ब्रेक हो गए, एक इधर और एक इधर। ठीक है, तो ये जो डीबी है ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। किससे किससे? एक डीबी एक्स, ठीक है, एक डीबी एक्स और दूसरा डी बी परपेंडिकुलर। ठीक है, ये दो कंपोनेंट्स हैं इस पे। यहां तक बात क्लियर? तो अगर हम लोग dbx की बात करें कि dbx को क्या लिखा जा सकता है, तो अब देखते हैं आगे कि अब हमारे पास आगे क्या क्या चीजें हैं। तो देखिए, इस dl की वजह से जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका हम लोग ने लिख दिया इस तरीके से। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस r, और ये मॉड में, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। तो ये जो dl है वो वेक्टर है, ये r जो है वो वेक्टर है, बट ये मॉड में लगा हुआ है, तो ये पूरा इसका बता रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस r डिवाइडेड बाई r क्यूब। ठीक है, ये आ गया हमारा बायट-सावर्ट लॉ से। और हमें पता है कि ये जो r है, ठीक है, ये देखो r ये वेक्टर है, यानी कि इसको मैग्नीट्यूड और इसकी यूनिट वेक्टर के साथ ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो सिंपली अगर देखा जाए तो ये जो r है, ये r है एक्चुअली, यहां पर एक देखिए राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये हाइपोटेनस है। ये यहां पर इसका हो गया हम लोग का एक डायमेंशन और दूसरी डायमेंशन ये हो गई। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हम लोग ने क्या किया, यहां पर जो रेडियस ऑफ सर्कुलर करंट लूप था कैपिटल R, उसको रिलेट कर दिया इस सर्कुलर करंट लूप के सेंटर से P पॉइंट तक की डिस्टेंस x को, और इस करंट एलिमेंट dl जिसकी वजह से यहां पर अभी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ये dB देख रहे हैं, वहां से इस P पॉइंट के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है, r, उसके मैग्नीट्यूड से हम लोग ने इसको रिलेट कर दिया कुछ इस तरीके से। तो एक चीज हमारे पास निकलकर ये आ गई। ठीक है, अब ये जो dl क्रॉस r है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा r dl साइन थीटा। कितना? r dl साइन थीटा, क्योंकि dl क्रॉस r इसका जब हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो लिखते हैं r dl साइन थीटा। अब क्योंकि ये देखो, ये थीटा ये वाला थीटा नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, ये वाला थीटा, ये जो थीटा है ये वाला थीटा नहीं है, इसको मैं दूसरा नाम लिख सकता हूं साइन फाई। बेसिकली ये जो फाई है वो dl और r के बीच का एंगल है। ठीक है, ये जो फाई है ये dl और r के बीच का एंगल है। देखिए मैंने कई बार कहा है कि हम यहां पर जैसे कि r लिख दिया, तो r का यहां पर मीनिंग क्या है ये पता होना चाहिए। r कहीं और पर क्या था उससे मतलब नहीं है, r इस जगह पर उसका क्या मीनिंग है वो हमें पता होना चाहिए। तो इसी तरीके से देखो, dl क्रॉस r है,
इसका मतलब कि यहां पर जब उसको हम लोग उसका मॉड लिखेंगे तो आइडियल साइन के साथ यहां पर एंगल आएगा, और एंगल कौन सा होगा, एंगल का देखो नाम हम कुछ भी दे दें, साइन फाई बोल दिया उसको, तो ये जो फाई एंगल है वो डीएल और आर के बीच का एंगल है, और यहां पर कितना है वो 90 डिग्रीज है। ठीक है, तो ये जब 90 डिग्रीज है तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो ये हम लोग का सिर्फ कितना बचा, आर डीएल। क्लियर, इस वजह से इसकी जगह पर डीएल क्रॉस आर की जगह पर आ जाएगा आर डीएल। ठीक है, देखो यहां से क्या हुआ, इसके बाद लिख रहा हूं मैं, तो dB इज इक्वल टू, इसको मैं हटा देता हूं, ये यहां से बन गया ये RDL, क्यों, क्योंकि यहां पर ये था साइन 90 डिग्री। ठीक है, ये वाला DL और R के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो ये बन गया RDL। ठीक है, अब देखो ये जो DL क्रॉस R था इसकी जगह पर हम लोग पुट कर देंगे, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I R DL, और नीचे है R क्यूब, तो एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहां पर R स्क्वायर, एक R कैंसिल हो गया। क्लियर, तो ये हो गया म्यू नॉट I DL अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, और R स्क्वायर जो है हम लोग का उसकी वैल्यू ये हमें पता है, तो R स्क्वायर की जगह पर रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो ये हमारा एक्सप्रेशन निकल कर आ गया। यहां तक कोई डाउट? अब ये जो एक्सप्रेशन निकल कर आया है वो निकल कर आया है इस dB, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये dB क्या है, इधर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब इस मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स, एक तो dBx यानी कि x डायरेक्शन में, और दूसरा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, dBx के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और ये सब जो मैग्नेटिक फील्ड का हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं वो किसकी वजह से है, कॉज कौन सा है, वो ये dl है। अब यहां से देखो, यहां तक तो ये चीजें निकल कर आ गई, अब यहां से देखो कि ये जो dl है इसी तरीके से यहां पर बहुत ढेर सारे dl होंगे, तो उनमें से अगर हम एक और dl को कंसीडर करें जो कि इसके डायगोनली, ठीक है, या फिर कह लीजिए कि डायमेट्रिकली अपोजिट साइड में होगा। डायमेट्रिकली मतलब कि इसके डायमीटर के जस्ट अपोजिट। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक इस सर्कुलर लूप में एक डायमीटर ड्रॉ करें तो डायमीटर का एक किनारा इधर और दूसरा किनारा इधर, तो उस जगह पर जो करंट एलिमेंट होगा उसकी डायरेक्शन उधर होगी, क्योंकि करंट तो इस पे ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, करंट तो ऐसे फ्लो कर रहा है इस पे, तो करंट की डायरेक्शन इस पॉइंट पर उधर होगी, और जो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन होगी वही करंट की डायरेक्शन पे ऐसे बन जाएगा। अब इसकी वजह से बिल्कुल यहां पर इस तरीके से R एक हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, यहां पर X होगा, ये कैपिटल R होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसा कंस्ट्रक्शन ऊपर है वैसा ही कंस्ट्रक्शन नीचे हो जाएगा। ठीक है, और इस ग्रीन वाले की वजह से भी एक कंपोनेंट इधर पर आ जाएगा dBx। ठीक है, और ये जो dB परपेंडिकुलर है ये भी इधर एक निकल कर आ जाएगा, यानी कि अगर देखा जाए तो जो dBx वाले कंपोनेंट्स है, देखो एक dBx ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, एक dBx ग्रीन कलर में, ग्रीन कलर वाला नीचे वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड के x कंपोनेंट को, और ये जो ऊपर है ये ब्लैक कलर से जो लिखा हुआ है ये ऊपर वाली मैग्नेटिक फील्ड, ये वाली जो है dB, इसके कंपोनेंट को, x एक्सिस के कंपोनेंट को बता रहा है। तो देखो ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले कंपोनेंट है वो इक्वलेंट जस्ट अपोजिट है, इक्वलेंट जस्ट अपोजिट है, यानी कि ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो बच कौन सा रहा है, बच रहा है सिर्फ x एक्सिस वाला। ये वाले जो बाकी सारी चीजें हैं इनको हम लोग हटा सकते हैं और ये लिख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो कंपोनेंट है सिर्फ बच रहा है x डायरेक्शन वाला, यानी कि अगर हम लिखना चाहें तो इस dB के, ये जो हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया है dB, इसके x एक्सिस वाले कंपोनेंट को हम लोग निकालकर उसको सम अप कर सकते हैं ऑल ओवर द यहां पर जो भी हमारा सर्कुलर करंट लूप है। ठीक है, तो अब इसका अगला स्टेप क्या होगा, इस पे हम लोग जितने भी dBx वाले कंपोनेंट्स हैं उन सबको ऐड कर देंगे। तो देखो dBx वाले कंपोनेंट क्या होंगे, सारे ऐड होंगे, और ये जो dBx कंपोनेंट है वो क्या है, dB का cos थीटा है, dB का
कॉस थीटा है। समझे यहां से बात? क्लियर? और डीबी हम लोग अभी निकाल कर आए हैं। डीबी हमारा जो कंपोनेंट था वो क्या था? वो था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर की जगह पर हो गया था एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए आप एक एक करते हुए लॉजिक लेते हुए आगे बढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी डेरिवेशन में। ठीक है, डेरिवेशन में ऐसा कुछ डिफिकल्टी नहीं होती है, बस हमें लगता क्या है कि बहुत बड़ा है, लेंदी हो रहा है। तो प्रॉब्लम यहाँ आती है जब हम लोग ने उस पर ये नहीं ध्यान दिया होता है कि आखिर चीजें हो कैसे रही हैं। देखिए अब यहाँ पर हम लोग के पास ये आया डीबी, और डीबी का सिर्फ हम लोग एक्स वाला कंपोनेंट ही ले रहे हैं। ठीक है, सारे एक्स वाले कंपोनेंट सम अप होंगे तो समेसन डीबी एक्स कर दिया, और डीबी एक्स होता है हम लोग का इस डीबी का इधर, क्योंकि थीटा इसके साथ बन रहा है तो डीबी कॉस थीटा। ये आप लोग ने 11th में वेक्टर जब पढ़े होंगे तब पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं कि मान लीजिए कि इस तरीके से कोई आपके पास एक वेक्टर है और उस वेक्टर के साथ यहाँ पर थीटा एंगल ऐसे फॉर्म करता हुआ एक इधर है। ठीक है, तो इस ये जो वेक्टर है हम लोग का ए वेक्टर, इस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स ब्रेक किए जा सकते हैं, एक इधर और एक इधर। तो जिस कंपोनेंट के साथ थीटा ऐसे फॉर्म हुआ होता है वो कंपोनेंट होता है हम लोग का ए कॉस थीटा, और इधर वाला जो कंपोनेंट होता है वो होता है ए साइन थीटा। यानी कि ये परपेंडिकुलर वाला कहलाता है और ये कहलाता है उसी डायरेक्शन पे। ठीक है, ये क्लियर? अब क्योंकि सारे परपेंडिकुलर वाले जो कंपोनेंट्स थे वो सबके सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। जैसे ये पेयर फॉर्म हुए हैं ना डीएल के, वैसे ही इस जगह पर होंगे ऐसे जस्ट अपोजिट, उसी तरीके से यहां पर होगा तो ये इधर पेयर होंगे। तो यानी कि सिमेट्री की वजह से, ठीक है, एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होने की वजह से जो इसके ये वाले कंपोनेंट्स हैं ये सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, बचेंगे सारे डीबीएक्स। तो डीबीएक्स के सारे कंपोनेंट हमने ऐड किए, समेसन ये फिर से वैसा लिखा और डीबीएक्स की जगह पर लिख दिया डीबी कॉस थीटा, क्योंकि जो डीबीएक्स है वो डीबी का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है, और इस डीबी का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट निकल कर आएगा वो हो जाएगा डीबी कॉस थीटा। यानी कि ये जो डीबीएक्स है वो डीबी कॉस थीटा के बराबर है। ठीक है, बस इतनी सी चीज थी यहां पर। अब बस इसके आगे हम लोग चीजें सॉल्व कर लेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब डीबी की तो हमें ये एक्सप्रेशन पता है, ये होता है, हम कॉस थीटा का भी एक्सप्रेशन फाइंड कर लेंगे। क्लियर? तो देखो ये हम लोग का निकल कर आ जाएगा। अब ये कैसे निकल कर आएगा वो आपको मैं बता देता हूं। तो ये एक्चुअली निकल कर आएगा कुछ ऐसा, क्योंकि यहां पर इस जगह पर हम लोग का जो एक्सप्रेशन था वो ऐसा था। ठीक है, इसको अगर लिखा जाए तो जो डीबी था, समेसन ऑफ डी, इसको मैं ऊपर से लिख देता हूं, समेसन ऑफ डीबी एक्स ये करना था, और इसको लिख दिया गया समेसन डीबी। ठीक है, समेसन डीबी कॉस थीटा ये लिख दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहां पर इक्वल लगाया, ठीक है, समेसन लगा, डीबी का एक्सप्रेशन था क्या वो लिख दीजिए। तो जो डीबी का एक्सप्रेशन था वो था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये था डीबी का एक्सप्रेशन, और साथ में लगा हुआ है कॉस थीटा। ठीक है, साथ में लगा हुआ है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू एक्चुअली देखो, जो यहां पर कॉस थीटा की वैल्यू बनेगी वो बनेगी इसकी वजह से, यहां पर जो ये एंगल है, ठीक है, ये थीटा एंगल इधर पे आ जाएगा इस कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच में। तो जब कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच में ये एंगल होगा तो जो कॉस थीटा फॉर्म होगा वो हो जाएगा यहां पर। अब देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां पर ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, इस वाले ट्रायंगल को तो है ये वाला जो ट्रायंगल है ऐसा, तो यहां पर ये 90 डिग्रीज है और ये एंगल है। ठीक है, ये थीटा था, ये थीटा, ठीक है, ये थीटा, तो ये हम लोग का 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा।
ठीक है, ये इस तरीके से आपने हाई स्कूल में बहुत ढेर सारा इस तरीके से एंगल्स फाइंड किए होंगे जब लाइन एंड एंगल्स के बारे में पढ़ा होगा। तो इस तरीके से यहां पर हमारा ये थीटा निकल कर आ गया। अब ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग, जो कि आपने 10th में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है, जो कॉस थीटा होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब क्योंकि एंगल फॉर्म हो रहा है इस आर्म के साथ, तो ये है बेस, तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनस हो गया आर अपॉन ये। ठीक है, ये आर। अब ये जो आर है, ये आर है, याद करिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू था एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, याद आया। अब यहां पर हमें जरूरत है आर की, तो दोनों तरफ ले लेंगे अंडर रूट, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 1/2। यहां तक क्लियर। आर इज इक्वल टू निकल कर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 1/2, यानी कि दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया, तो हमारा ये एक्सप्रेशन निकल कर आ गया। तो कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, यहां पर देखो इस आर, ये वेक्टर लिखा हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड को यूज करेंगे, तो कैपिटल आर अपॉन ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 1/2। तो कॉस थीटा की जगह पर इसको जैसे ही हम लोग पुट करेंगे, तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन होगा वो ये बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई समेसन, देखो इधर ले आएंगे डीएल पर। ठीक है, ये जो समेसन है ये इधर डीएल पर आ जाएगा, क्योंकि जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो डीएल के ही हैं, बाकी तो सब अपने आप में कांस्टेंट है, मतलब फिक्स है, इस तरीके से कहा जाए। कांस्टेंट नहीं कहा जाएगा, उनको फिक्स कहा जाएगा। जो छोटे टुकड़े हैं वो डीएल वाले दिख रहे हैं, तो समेसन डीएल का होगा, तो समेसन डीएल लिख दिया, और नीचे आ जाएगा यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, और कॉस थीटा की जगह पर आ जाएगा आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 1/2। ठीक है, टू द पावर 1/2 यहां पर आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 1/2। ठीक है, टू द पावर 1/2। अब देखो, क्योंकि यहां पर ये सेम बेस है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये दोनों सेम बेस के हैं, तो इनकी जो पावर होंगी वो एड अप हो जाएंगी। तो इधर पावर है 1, उधर है 1/2, तो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 3/2। कितना हो जाएगा 3/2, यानी कि इस पूरे चीज को मैं हटाकर लिख सकता हूं क्या, टू द पावर 3/2। ठीक है, अब देखो समेसन जो डीएल लिखा हुआ है, समेसन डीएल, यानी कि ये जो डीएल है इसको अगर हम छोटे 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 जो इसके टुकड़े हैं उनको सबको ऐड कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इस सर्कुलर लूप का सरकमफ्रेंस। इस सर्कुलर लूप का सरकमफ्रेंस, यानी कि समेसन डीएल की जगह पर मैं लिख सकता हूं 2 पाई आर। ठीक है, ये लिखा जा सकता है। तो जब ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा एक्सप्रेशन हम लोग का क्या निकलकर म्यू नॉट आई 2 पाई आर। ठीक है, और ये आर और ये नीचे इधर। ठीक है, इस तरीके से। अब यहां से देखो, ये जो हम लोग का ये यहां पर है, ठीक है, आगे वो, इसको हम लोग इस तरीके से चाहें तो 2 पाई से इसको कट करके ऐसे 2 बन जाएगा ये, और आगे हम लोग का एक्सप्रेशन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये तो dbx था, हम लोग ने इसको क्या कर दिया, सम अप कर दिया। तो अब जो आगे हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगा वो ये निकल कर देखिए आ गया। ठीक है, b इज इक्वल टू बी एक्स आई इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, और ये 2 अंडर यहां पर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, और ये आई बता रहा है कि एक्स डायरेक्शन में है ये। ठीक है, तो जो अभी हम लोग ने यहां पर कैलकुलेट किया था ये एक्सप्रेशन देखिए बिल्कुल वही है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर नीचे 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, ये तो सिर्फ dbx का, इसका हम लोग ने क्या कर दिया, समेसन कर दिया है, तो ये एक्सप्रेशन निकलकर आ गया। इतना हम लोग का bx की वैल्यू, टोटल bx की वैल्यू, वो dbx था और ये निकल कर आ गया। क्लियर। तो ये हमारा एक्सप्रेशन निकल कर आया किसका, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द
एक्सिस, ठीक है, ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप, ये एक हमारी सर्कुलर करंट लूप है, उसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का ये एक्सप्रेशन निकल कर आया। और देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, सिर्फ इसकी एक्स डायरेक्शन पे ही होगी, इधर वाली क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये जो डीबी दिख रहा है इसके ही दो कंपोनेंट्स इधर ब्रेक हुए, ठीक है, और इस डीबी का ये जो इधर वाला कंपोनेंट है ये, क्योंकि ये पूरा एक सिमेट्रिकल है, तो इसके जैसा एक और मौजूद होगा जो इसके इक्वलेंट जस्ट अपोजिट होगा, जो इसको कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। बट जो इधर एक ऐसा होगा, उसका जो एक्स कंपोनेंट है वो इस पे एड अप हो जाएगा, यानी कि सारे एक्स कंपोनेंट एड अप हो जाएंगे और परपेंडिकुलर वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम लोग चाहें तो इनको हटाकर ये बता सकते हैं कि सारा यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो dBx होगा, ठीक है, dBx का सम अप होगा, ठीक है। तो हम लोग ने यहां से चीजों को लिखा, और जो dBx है वो है हम लोग का dB cos थीटा, और ये जो dB निकाला है, ये dB निकाला है किससे, बायट-सॉवर्ट लॉ का यूज करके इस dl की वजह से। तो बस हम लोग का ये एक्सप्रेशन निकलकर आ गया। यहां पर cos थीटा की वैल्यू निकाल ली, ये वाला एंगल मानकर थीटा, ठीक है। इसका एक स्पेशल केस है, और स्पेशल केस ये है कि मान लीजिए ये जो पॉइंट है, ये जो P पॉइंट है, ये घटता 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 इसी जगह पर आ गया, यानी कि ये जो x की वैल्यू है वो हो जाएगी 0, ठीक है। यानी कि अगर मैं एक ऐसी लूप मान लूं जिसमें कि जो ये पूरा का पूरा हमारा करंट लूप है उसके x एक्सिस जो है उसके सेंटर में ये जो पॉइंट है इसी जगह पर P पॉइंट कंसीडर कर लिया, यानी कि x डिस्टेंस पे ऐसा कुछ चीज आएगी नहीं, जो x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी, 0। तो जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि जो ये P पॉइंट है वो इसके सेंटर पर ही लाई करेगा, उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकल कर आएगा वो निकल कर आ जाएगा इतना। कैसे, इस x की जगह पर 0 पुट करिए, तो जब इस x की जगह पर 0 पुट करेंगे हम लोग तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, देखिए ये बन जाएगा म्यू नॉट I r स्क्वायर अपॉन 2। अब ये वाला हो गया 0, तो अंदर बचेगा r स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब यहां पर 2 है, उसकी पावर 3/2 है, तो 2 इंटू 3/2 हो जाएगा, यानी 2 से 2 कैंसिल, तो पावर यहां पर जो r की बचेगी वो बचेगी क्यूब। अब ऊपर और ये नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो ये बचेगा सिर्फ नीचे r। तो ये एक्सप्रेशन निकल कर आ गया, आई डायरेक्शन बता रहा है, ये आई डायरेक्शन, आई कैप बता रहा है डायरेक्शन, ठीक है। तो बी नॉट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट लूप, ये एक्सप्रेशन निकल कर आ गया। तो ये था एक्सिस पे किसी भी पॉइंट का एक्सप्रेशन, और इसका एक स्पेशल केस जब x इक्वल टू 0 है तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकलकर आ गई। क्लियर, तो ये थे हमारे दो एक्सप्रेशन। अब अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की इस पे डायरेक्शन बतानी हो, ठीक है, एक सिंपली अगर इस सर्कुलर करंट लूप की वजह से एक डायरेक्शन बतानी हो कि किधर मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो इसको बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल का, ठीक है। एक अभी हम लोग इस चैप्टर के शुरुआत में एक राइट हैंड थंब रूल पढ़ कर आए थे, जो कि है लगभग एक ही चीज बट थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। डिफरेंस क्या है, उस वाले राइट हैंड थंब रूल पे हम लोग करंट की डायरेक्शन में थंब को प्लेस कर रहे थे। क्या कर रहे थे, मान लीजिए कि करंट इधर था, तो इसकी डायरेक्शन पे थंब को प्लेस कर रहे थे, तो ये जो कर्ल्ड हम लोग की फिंगर्स थी, कर्ल्ड फिंगर्स शो कर रही थी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अभी यहां पर क्योंकि करंट घूमा हुआ है, देख रहे हो करंट ऐसा गोल गोल घूम रहा है, तो हम लोग अपनी जो कर्ल्ड फिंगर्स है राइट हैंड की, ठीक है, ऐसे घूमी हुई जो फिंगर्स हैं उनको करंट की डायरेक्शन में पुट कर देंगे। तो पुट करके देखिए, जब आप इस पे पुट करेंगे तो जो आपकी कर्ल्ड फिंगर्स होंगी राइट हैंड की वो कुछ ऐसे रख जाएंगी, ऐसे रख जाएंगी, ठीक है। तो जब ऐसे रख जाएंगे तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वो होगा इस डायरेक्शन में, ठीक, थंब का डायरेक्शन होगा इधर। तो आप मैग्नेटिक फील्ड देख सकते हैं आराम से कि इस डायरेक्शन में होगी। तो इसको अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें तो ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे कि ये मान लीजिए कॉइल है, इस पे करंट इधर फ्लो कर रहा है, तो आप जो आपकी
कर्ल्ड फिंगर्स हैं, ऐसे घूमी हुई फिंगर्स राइट हैंड की, आप उसको इस डायरेक्शन में प्लेस करिए तो जो थंब है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में प्लेस कर पॉइंट आउट करेगा। और ये जो थंब है, ये देखिए यहाँ पर, ये सेंटर वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसको एक्सप्लेन कर रहा है। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं हमेशा क्लोज लूप फॉर्म करती हैं, तो इधर वाली जो है ये ऐसी, ये भी कहीं ऐसे क्लोज लूप फॉर्म कर रही होंगी, ये वाली ऐसे कर रही होंगी और ये वाली इनफाइनाइट में जा रही होंगी। ठीक है, मतलब इनफाइनाइट से इनफाइनाइट में जा रही होंगी और इनफाइनाइट से आ रही होंगी ऐसे। ठीक है, इस तरीके से। क्लियर? तो ये जो हमारा पूरा एक्सप्रेशन है वो क्या करता है, यहाँ पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं और इसके बाद यहाँ पर जो राइट हैंड थंब रूल है इससे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करते हैं। तो आपको याद क्या रखना है, कभी भी जब हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी हो एक करंट कैरिंग कंडक्टर में, तो करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को उस पर सुटेबली पुट कर सकते हैं या थंब को पुट कर सकते हैं। जो आप सुटेबली पुट कर सकते हैं आप उनको पुट कर दीजिए, जो बाकी चीजें बची हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रही होंगी। यानी कि अगर आप कर्ल्ड फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में पुट करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, और अगर इस थंब को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पुट करेंगे तो करंट की डायरेक्शन आपको मिल जाएगी इससे। या फिर अगर मैग्नेटिक फील्ड हम लोग का इस डायरेक्शन में, तो करंट इससे पता चल जाएगा। या फिर कहें कि अगर करंट आपको इससे पता चल जाए तो मैग्नेटिक फील्ड इससे पता चलेगी। यानी कि दो सिंपल चीजें हैं कि अगर आप करंट इसमें आसानी से पुट कर सकते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ये बता देगा, और अगर करंट आप इसमें आसानी से पुट कर सकते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ये बता देगा। ठीक है, तो आपके राइट हैंड के दो हिस्से हैं, एक तो थंब और दूसरा कर्ल्ड फिंगर्स। कर्ल्ड फिंगर्स अगर आसानी से करंट की डायरेक्शन में पुट की जा सकती हैं, जैसे कि सर्कुलर करंट लूप में कर्ल्ड फिंगर्स को आसानी से पुट कर सकते हैं राइट हैंड की, तो जो थंब है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पॉइंट आउट करेगा। और अगर आप अपने जो थंब है उसको करंट की डायरेक्शन में आसानी से पुट कर सकते हैं तो जो कर्ल्ड फिंगर्स होंगे वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि आप अगर चाहें तो इसी में एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करके इस जगह पर, ठीक है, छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करके आप थंब को प्लेस करिए, तो ये जो कर्ल्ड फिंगर्स होंगे ना वो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को ऐसा लूप बनाते हुए दिखाएंगे। आप करके देखिएगा, आपको समझ पे आ जाएगा। तो आई होप जो आपको आज का सेशन था वो समझ पे आया होगा, जहां पर कि हम लोग ने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करी है ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप। क्लियर? इसका जो अगला सेशन होगा वहां पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे, बायर्ट्स-वेट लॉ और इस जो हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट लूप था उससे रिलेटेड। तो अगले लेक्चर तक के लिए थैंक यू।